किसी को कत्ल करना आसान अमल तो समझा जाता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। माजी में कत्ल के जितने मुजरिम हमारे सामने आए, उन्होंने अपने जुर्म का इकरार करते हुए इस बात की भी तस्दीक की कि उन्होंने जिस दिन से ये जुर्म किया है तब से उनकी नींद उड़ चुकी है, लेकिन कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा और सजा के खौफ के साथ उनका ज़मीर भी उन्हें बार बार मलामत करता है कि एक बेगुनाह शख्स की जान क्यों ली गई। कत्ल की वारदातों में मुलविस मुल्जिमान का ये तो ज़ाती और नफ्सियाती मसला बन जाता है जिसे वो ज़िंदगी भर हल नहीं कर पाते, मगर इसके साथ जब कानून हरकत में आता है तो वो भी किसी कातिल को आसानी से माफ़ नहीं करता। बहुत कम ऐसे मुल्जिमान होते हैं जिन्हें किसी गवाह के ना होने या कमज़ोर तफ्तीश की वजह से कत्ल की सज़ा नहीं मिल पाती, मगर पुलिस की मजबूत तफ्तीश के बाद ऐसा मुमकिन नहीं होता। कोई कातिल कानून की गिरफ्त से अपने आप को महफूज नहीं रख सके। इसके बावजूद जब हम कत्ल की किसी नई वारदात के बारे में आपको बताते हैं तो हमें हैरत होती है कि सब कुछ जानने के बावजूद कुछ लोग कत्ल जैसे नाकाबिले माफ़ी जुर्म क्यों करते हैं, और वो ये बात क्यों नहीं सोचते कि अगर हम इंसानों की बनाई हुई अदालत से बच भी गए तो ज़मीर की अदालत से कैसे बच पाएंगे। किसी ने एक बहुत ही रोमानवी शेर कहा था, शिद्दत से किसी शख्स को चाहा नहीं करते, हर चीज़ के बहुतात में नुकसान बहुत हैं। बज़ाहिर इंतहाई रोमानवी मगर हकीकत में इंतहाई सबक आमोज इस शेर में शायर ने ये बात बताने की कोशिश की है कि मोहब्बत हो या कोई और मामला, अगर इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत हो तो वो इंसान के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई भी शख्स अगर अपनी हद से तजावुज़ करे तो उसके नताइज हमेशा ख़राब ही निकलते हैं। बहुत सारे नौजवान भी आइडियलिज्म का शिकार होकर वक्त से पहले ही ऐसे फैसले करते हैं कि उन्हें मुसीबतों की गहरी खाई में गिरने से कोई भी नहीं बचा सकता। इसी तरह अगर कोई खातून अपने घर और बच्चों के बावजूद समाजी हुदूद उबूर करने की कोशिश करती हैं तो ना सिर्फ उसे बल्कि उसकी ज़िंदगी से जुड़े दूसरे अफराद को भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। गुजरात के इलाके बेगमपुरा में एक शादीशुदा खातून ने 2 अफराद से दोस्ती कर ली, जिनमें एक 21 साला नौजवान था। नौजवान को जब इस बात का शक हुआ कि खातून की किसी और शख्स से भी दोस्ती है तो वो तैश में आ गया। जाहिर है इस गुस्से का नतीजा तो बुरा ही निकलना था। तो आइए देखते हैं इस नाखुशगवार सूरत हाल के बाद वक्त ने दोनों के साथ क्या सलूक। गुजरात की थाना बी डिवीजन की पुलिस को इत्तला मिली कि बेगमपुरा में एक शादीशुदा खातून को किसी ने छुरियों के पे दर पे वार करके कत्ल कर दिया है। पुलिस मौका पर पहुंची तो सोनिया नामी खातून की खून में लथपथ लाश पड़ी थी। ये 29 तारीख की बात है, शाम मगरिब की आज़ान हुई थी जब 15 पे कॉल आई है। हमें किसी ने इत्तला की है कि किसी औरत को किसी ने मार दिया है। वहाँ पे औरत की ना हमें उसकी एक डेड बॉडी मिली, जिसका जाके फौरी तौर पे हमने मुलाज़ा मौका किया और सारी सूरत को देखा और सबसे पहले हमने जाके उस इलाके को कॉर्डन किया, स्पेशली जो घर था उसको कॉर्डन किया, जो वहाँ पे रश लगा हुआ था उसको दूर करवाया सर। 29 तारीख की शाम का वक्त था, तकरीबन मगरिब की अज़ानें हो चुकी थी, तो नमाज के दौरान ही 15 की ये कॉल आई। ड्राइवर ने बताया कि इस तरह मोहल्ला शाहदुल्ला दरबार के करीब एक औरत है, उसको गला काट के कोई नामलूम शख्स कत्ल करके चला गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तमाम तर शवाहिद जमा किए। सोनिया को उसके हाथ पांव बांधकर उस पर छुरियों के 17 वार किए गए थे और उसके गले पर भी छुरी चलाई गई थी। सोनिया के 5 बच्चे थे और उसका खावन मेहनत मजदूरी करता था। जो खातून है उसके हाथ बंधे हुए हैं सामने पेट की तरफ और उसके मुंह पे कपड़ा भी बंधा हुआ है और खून में लथपथ पड़ी हुई थी, डेड हो गई थी और उसके गर्दन पे खंजर के निशान थे। जब सारा मुलाज़ा मौका किया वहाँ पे हमें उसके नीचे दूसरे कमरे
पुलिस ने शवाहिद तो जमा कर लिए थे, मगर अब देखना ये था कि खातून को इतनी बेदर्दी से कत्ल किसने किया। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज करने के बाद घर और अहले इलाका के बयानात कलमबंद किए और सोनिया का मोबाइल डेटा हासिल कर लिया। मोबाइल डेटा में सैफी नामी नौजवान की बहुत सी कॉल्स का सबूत मौजूद था और आखिरी कॉल भी उसी की थी। पुलिस ने घर वालों और इलाके के लोगों के बयानात ले लिए, मगर कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे किसी पर शक किया जा सके। फिर सोनिया का मोबाइल रिकॉर्ड चेक किया गया तो आखिरी कॉल सैफी नामी नौजवान की थी। सैफी की कॉल्स बहुत ज्यादा थी। पुलिस ने उसे तलाश किया मगर वो ना मिल सका। फिर उसके भाई को शामिल तफ्तीश किया गया। उसमें एक लड़का, उसकी तस्वीर हमें आई, उसमें उसका देखा, उसका बायोडाटा देखा तो पता ही चला कि ये जो लड़का जिसकी तस्वीर हमें मिली है, ये तकरीबन आज से कुछ 6-7 माह पहले इस घर के सामने एक घर था, वहाँ पे मिस्त्रियों का काम करता है। उम्र इसकी तकरीबन 22-23 साल थी और ये शादीवाल का रहने वाला था। और जब इसके मोबाइल का हमने लोकेशन वगैरह ली तो लोकेशन कोई ना, तो इस पर ज़्यादा शक गुजरा। इसमें हमने फौरी तौर पे SHO साहब को मैंने भिजवाया और फिर 2 टीमें हमने मुख्तलिफ जगहों पे भिजवाई। तो ये हमें मिल तो ना सका, लेकिन हमने इसका भाई मिल गया जिसने हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी। जो उसके लवाकिन थे उससे जो मकतूला के ज़ेर इस्तेमाल नंबर थे, 2 नंबर थे उसके ज़ेर इस्तेमाल, उनका मैंने फौरी CDR अप्लाई किया, डाटा अप्लाई किया। तो तकरीबन को 20-25 मिनट बाद मुझे डाटा वसूल हो गया। IDs के चेक करने पर जो सामने नंबर आए, उनमें से ये जो नंबर था इस कातिल का, इसके नंबर के मुतालिक जब पूछा फैमिली वालों से, उन्होंने बोला कि ये हमारी फैमिली का नंबर नहीं है। तो फिर इसके ऊपर मैंने वर्क शुरू किया। इसको अपना मकसद बनाया कि इसको पकड़ा जाए, इससे पूछा जाए कि तुम्हारा रब्ता कैसे और क्यों हुआ, और लास्ट कॉलर भी यही था। सैफी के भाई ने पुलिस को सैफी के ठिकानों के बारे में बताया तो पुलिस ने एक झुग्गी पर छापा मारा, मगर वो वहां से निकल गया और फिर दूसरी जगह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सैफी ने कत्ल की ये वारदात करने के बाद अपने दोनों मोबाइल्स की सिमें निकाल दी थी और मोबाइल सिम्स गंदे नालों में फेंक दी थी ताकि कोई भी उस तक ना पहुंच सके। लेकिन मोबाइल रिकॉर्ड तो मौजूद रहता है, ये शायद उसे मालूम नहीं था। जिसमें हमारी एक लैरिडे की टीम थी, वो उसमें सब इंस्पेक्टर था, उसको पास भी ये तस्वीर थी। तो ये भागने की कोशिश कर रहा था और इसको जब उन्होंने लड़कों ने रोक के इसको इंटरोगेट किया, इसका बायोडाटा वगैरह पूछा, तो उन्होंने साथ मुझे भी बताया कि ये लड़का है, इसको ज़रा चेक कर लें सर। तो जब मैंने उसकी तस्वीर को इसके साथ मैच किया तो वही लड़का था जिसको हमने गिरफ्तार किया लिया। और उसके बाद जब हमने इसके स्टोरी पूछी तो उसने हमें वो तमाम जो हुआ था उसके मतलब बताया। इसके बाद फिर हमने इसका जो खंजर था वो भी बरामद कर लिया। 21 साला सैफी गिरफ्तार हो गया था। वो गुजरात के गांव शादीवाल का रिहायशी था और मेहनत मजदूरी करता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपने गांव से काफी दूर रहने वाली सोनिया से उसका क्या ताल्लुक था और उसने उसे क्यों कत्ल किया। सैफी सारोकी शादीवाल का रिहायशी था और मेहनत मजदूरी करता था। वो 3 माह पहले बेगमपुरा में एक घर में मजदूरी कर रहा था जब उसकी सामने वाले घर में रहने वाली सोनिया से दोस्ती हो गई। इस दोस्ती को ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। सैफी जो कुछ कमाता था वो सोनिया को दे देता था, लेकिन उसे जल्द ही शक हो गया कि सोनिया की किसी और के साथ भी दोस्ती है। ये लड़का 22-23 साल इसकी उम्र है, जो मकतूल है उसकी 32-33 साल, 5 बच्चों की माँ। तो जब ये सामने वाले घर में ही काम कर रहा था, वहाँ से इसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात जो है वो हो गए। तो इस औरत ने उसके साथ वादा किया, जो हमें दौरान इंटरोगेशन बाद में मालूम हुई, कि इसने कहा कि मैं अपने शोहर से वो ठीक नहीं है तो मैं आपसे शादी कर लूँगी, तलाक लेगी।
सैफी को जब शक हुआ तो वो मौका की तलाश में लग गया। फिर एक दिन उसे मौका मिल गया जब सोनिया के बच्चे अपने ननियाल गए हुए थे, जबकि उसका शोहर भी काम पर था। सैफी उसके घर गया और उसे रस्सियों से बांधकर उस पर छुरियों के पे दर पे वार किए। सैफी ने उसके गले और जिस्म पर 17 वार किए थे, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई। सैफी मौका से फरार हो गया। पुलिस ने जब सैफी को गिरफ्तार किया तो उसने कहा कि सोनिया ने बेवफाई की, जिसकी वजह से उसने उसे कत्ल किया। हालांकि सोनिया पहले से शादीशुदा भी थी। तो वो जो हंजर जब पहला उसको वार हुआ गर्दन के अंदर, तो वो काफी उसको गहरा लगा और वो उसके बाद मतलब उसने शोर डालने की भी हिम्मत ना रही। उसके बाद मजीद मैंने उसके हाथ और मुंह बांध के फिर मैंने उसको तसल्ली से मारा, 2, 4, 5, 10 वार किए। तो जब उसका काम तमाम हो गया तो फिर मैं उधर से भाग गया। सैफी की सोच क्या थी? इसे ये रंज था कि सोनिया की किसी और से दोस्ती थी, या उसे इस बात का गुस्सा था कि वो अपनी सारी कमाई सोनिया को दे देता था? ये तो वही बता सकता है। लेकिन ये बात सच है, सोनिया ने अगर बेवफाई की थी तो सैफी से नहीं बल्कि अपने शोहर से की थी, जिसमें बराबर का शरीक खुद सैफी भी था। सोनिया से दोस्ती करने से पहले अगर सैफी भी अपनी हुदूद को देख लेता तो शायद ऐसा ना होता, और सोनिया का खावंद भी अगर अपने घर की जिम्मेदारी पूरी तरह उठाता तो सैफी कभी घर में दाखिल ना हो पाता। ये कहानी ऐसे बहुत से लोगों के लिए सबक है जो हुदूद से तजावुज करते हैं। रिपोर्टर जुल्फिकार हैदर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, गुजरात। कानून और समाज के बंधन तोड़ना कोई आसान काम नहीं होता। मियाँ बीवी के रिश्ते में भी बहुत सारी बातों के साथ ये अहद शामिल होता है कि वो उम्र भर साथ निभाएंगे, और अगर कोई इस अहद से फिर जाए तो मुजरिम ही कहलाता है। हाँ, अगर दोनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ ना रहना चाहे तो ये उसका कानूनी हक होता है। लेकिन बहुत सारे लोग एक दूसरे से अलग होने के लिए कानूनी रास्ता अपनाने के बजाय जराइम के रास्ते पर चल पड़ते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। इंसान जब कोई जुर्म करता है तो उसे दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए मजीद जुर्म करता है। यूं एक जुर्म चाहे वो मामूली ही क्यों ना हो, बीज से पौधा और फिर तनावर दरख्त की तरह बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन कानून हरकत में आता है तो जुर्म छोटा हो या बड़ा, और मुजरिम चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसे सजा जरूर मिलती है। लाहौर में भी 2 बहनों को अगवा कर लिया गया और तकरीबन 1 माह बाद चंद दिन के वक्फे से दोनों की लाशें गंदे नाले से मिल गई। इन बहनों को किसने और क्यों अगवा किया, आइए तमाम सवालात के जवाबात जानते हैं। कहना की रहाशी साजदा एक मकामी फैक्ट्री में काम करती थी। उसके 4 बच्चे हैं। उसका ससुर चंद हफ्ते कबल फौत हो गया था, जिसके चहलम के खत्म के सिलसिले में वो अपनी बहन एक बच्ची की मां अब्दा के साथ 26 नवंबर को खरीदारी के लिए बाजार गई। काफी देर गुजर गई मगर दोनों बहनें वापस न आईं, जिस पर घर वालों को तशवीश हुई और वो उन्हें ढूंढने निकल खड़े हुए। छोटी बच्ची सी ओदे सोहरे दा चलीसमा सी तवार नूं ते कपड़े लैन गईयां ने बाजार, ते कपड़े लैन गए 4 बजे गईयां, पौंके आईयां ने वापस। उन्हें हर जगह तलाश किया गया। दोनों के मोबाइल फोन बंद थे, जबकि वो किसी रिश्तेदार के घर भी नहीं गई थी। थक हार कर वो साने थाने में उनके अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। 1 से 2 और 2 से 3 दिन गुजर गए, यहाँ तक के 1 हफ्ता गुजर गया। दोनों बहनों के बारे कुछ सुराग ना मिल सका कि वो कहाँ गयी। दोनों के वर्षा और बच्चों का बुरा हाल हो गया। बाजार गईयां ने 4 बजे, ठीक है, उस तो बाद घर आईयां ही नहीं। बड़े सारे जी सारे लोग परेशान ने, रोंदे धोने फिरने, भज्जे फिरने आ। ना कोई साडे कोल पैसा ना धेला, साडे तो घरां च आटा नहीं, दिहाड़ीदार बंदे आ ते कोई खबर नहीं लग रही। बच्चियां आलियां ने शादियां उन्हां दी होईयां ने,
ਤੇ ਠਾਣਿਆਂ ਪਟਾਣਿਆਂ 'ਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। साजिदा और आबदा के बच्चे अपनी अपनी माँ के चेहरे के मुतलाशी थे। वो मासूम बेखबर थे कि अब शायद उन्हें अपनी माँ ख्वाबों ख्यालों में ही मिलेगी। ऐसा क्या हुआ कि साजिदा और आबदा के मिलने की तमाम तर उम्मीदें दम तोड़ गईं? आइए जानते हैं। पुलिस दोनों बहनों की बाजियाबी के लिए कोशिशें कर रही थी कि 12 दिसंबर को पुलिस को इतला मिली कि गंदे नाले से किसी खातून की लाश मिली है। पुलिस फौरी मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त के लिए ऐलानात करवाए और दोनों बहनों के उर्सा को भी वहां बुलवा लिया, जिन्होंने लाश को देखते ही शिनाख्त कर लिया कि वो आबदा की है, जो कि नाले में पड़ी रहने से बोसीदा हो चुकी थी। पुलिस ने जहां मुलजमान की तलाश में तेजी कर दी, वहीं पुलिस ने खदशात के पेश नजर नाले से साजिदा की लाश की तलाश भी शुरू करवा दी। पुलिस को मुलजम तो ना मिले, मगर 4 जनवरी को साजिदा की लाश भी गंदे नाले से ही मिल गई। कोई दुश्मन मैनू ये नहीं पता, सानू लगा वे हाँ भी मारने वाला कोई नहीं, चक्कर सानू कोई चोर लभा भी किन्ने मारियां ने। ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 2 ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ, 2-3 ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ। दोनों बहनों को किसने और क्यों कत्ल किया? कत्ल की वजह क्या थी? हर कोई परेशान था। जब पुलिस हुकाम ने खुसूसी टीम तश्कील दी तो तमाम तर काविशें कैसे कामयाब हुई और कातिलों के चेहरे कैसे सामने आए, ये भी देखते हैं। पुलिस ने साजिदा और आबदा के मोबाइल फोन का डाटा निकलवाया और साजिदा की फैक्ट्री वर्करों से भी पूछताछ की और फिर कॉल डाटा और तफ्तीश के नतीजे में साजिदा की फैक्ट्री के दोनों साथी मुलाजम नईम और इजाज शक के दायरे में आए, जिन्हें पुलिस ने फौरी हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने पहले तो तमाम मामले से इनकार किया, मगर जब पुलिस की रवायती तफ्तीश शुरू हुई तो दोनों ने इतराफ़े जुर्म करते हुए दोनों बहनों को कत्ल करके लाशें नाले में फेंकने का इकरार कर लिया। दोनों बहनें थीं और वो मिस हुई दोनों बहनें कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले, और उनकी एक की डेड बॉडी गलबन पिछले महीने की 27 तारीख को मिली थी और एक की डेड बॉडी 3-4 दिन पहले मिली है। और ये सो फार जो हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, उसका सारा कुछ करवा रहे हैं, ये बात कंफर्म हो चुकी है कि उनको कत्ल किया गया है और उस कत्ल में 2 मुलजिम हमारे पास अरेस्ट हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें यह है कि हमने एक मुलजिम की इंटरोगेशन की है रात को और वो कन्फेस कर रहे हैं। उसमें 2 मुलजिम हैं, उनकी इंटरोगेशन अभी जारी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम नईम की साजिदा से दोस्ती थी, किसी वजह से उनके दरमियान इख्तलाफात हो गए तो नईम ने अपने दोस्त इजाज के साथ मिलकर साजिदा को धोखे से खेतों में बुलवाया। वो अपनी बहन को भी साथ ले आई थी। दोनों ने उन्हें रस्सियों से बांधकर गले काट कर मार डाला और लाशें नाले में फेंक दी थी। उनका कोई आपस में रिलेशनशिप था जो फिर बात बिगड़ गई। उसमें उन्होंने सोचा कि इनसे जान छुड़ा लेना बेहतर है, तो इस तरह ये उनका मर्डर हुआ। मुलजम नईम का कहना है कि साजिदा के पास उसकी चंद वीडियोस थीं और वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए उसे मारने का मंसूबा बनाया था। मैं स्टोर इंचार्ज सर जी, नईम जो है मेरे अंडर काम करता था और मेरा मोबाइल इस्तेमाल करता था नईम। सर जी इस मोबाइल की वजह से सर जी मुझे कहा गया, पकड़ा गया। अगर सर जी नईम मेरा दोस्त है तो नईम कह रहा है कि जी आप मेरे साथ रखवाली पे खड़े थे, तो मैं उस टाइम ऑन ड्यूटी था जिस टाइम का ये टाइम कह रहा है ये। तो नईम मेरा दोस्त था, तो पता नहीं उसने क्यों नाम लिया, मुझे नहीं पता। मैं साजिदा को जानता था क्योंकि मैं पहले मेडिसिन फैक्ट्री में काम करता था। आबदा को मैंने देखा भी नहीं है। मकतूलीन के वुर्सा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द इबरत के जाम तक पहुँचाया जाए और अगर कोई और इसमें मुलविस है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। अगर टेलीफोन का डेटा पुलिस की तफ्तीश में मददगार ना होता तो पुलिस को 2 खवातीन के कत्ल की तफ्तीश में कई महीने लग सकते थे और मुलजिमान नामालूम करार दिए जाते, मगर तफ्तीश के जदीद तरीकों से अब ऐसे मुलजिमान फौरन बेनकाब होने लगे हैं जो कत्ल या दूसरे संगीन जराइम में मुलव्वस होते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।